हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग आज एक नया टॉपिक जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, केमिस्ट्री में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पिछले वीडियोज में मैथ स्टडी किए हैं, पिछले जो भी वीडियो है ना। फिर केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ देखे। आज केमिस्ट्री में हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, कार्बनिक रसायन से है, और हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्बनिक रसायन को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से सीखने के लिए आप अंडर 10 में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का। ठीक, तो हम लोग जो हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखते हैं, अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटते हैं, है ना। उसमें सबसे जो मूल हमारा होता है मेन, है ना, जिसके मदद से ही मतलब उसी में कुछ कभी कोई फंक्शनल ग्रुप अलग अलग चेंज करते हैं तो नया नया कार्बनिक यौगिक हमें प्राप्त होता है। मेन है हमारा क्या, हाइड्रोकार्बन का, जो जिसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्केन। और यदि आप एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण अच्छे ढंग से सीख लेते हैं, बहुत बढ़िया से बारीकी से इसको समझ जाते हैं, तो निश्चित ही आपको अन्य जो कार्बनिक यौगिकों के वर्ग हैं उसके आईयूपीएसी नामकरण में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप एल्केन के आईयूपीएसी नाम को अच्छे तरह से लिखना सीखे, उसको बहुत बेहतर ढंग से समझे। उसी के मदद से हम लोग जो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण होता है उसी में कुछ पूर्वलग्न, अनुलग्न वगैरह जोड़ करके हम लोग अन्य वर्ग जो होते हैं कार्बनिक यौगिक के, उसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। ठीक, तो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप कार्बनिक रसायन को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, जो हमारे सिलेबस में है उसको अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो इसका आईयूपीएसी नामकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो हम आज के वीडियो में लेकर चल रहे हैं, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण हमारा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। इसमें जैसे जैसे हम जो कुछ नोट्स आपको लिखाते चलेंगे, आप लिखते जाइएगा उसी ऑर्डर में। ठीक, और फिर हम उसको इरेज करते चलेंगे, मिटाते चलेंगे। चलिए, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण पहले आपको बता दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप 11th लेकर लीजिए या 12th लीजिए या हायर क्लासेस के लिए, है ना, यह हम लोग हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। चलिए, अब एल्केन का जो सामान्य अनुसूत्र होता है ये है हमारा CnH2n+2। ये होता है, देखिए एल्केन में भी एक खुली श्रृंखला युक्त एल्केन होता है और एक बंद श्रृंखला युक्त एल्केन होता है, चक्रीय। ठीक, तो बंद श्रृंखला युक्त के लिए फॉर्मूला नहीं है, CnH2n+2 ये खुली श्रृंखला युक्त के लिए है। तो पहले हम लोग खुली श्रृंखला युक्त जो एल्केन होता है, मतलब हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक मतलब पूरे रसायन में कार्बनिक रसायन को एक अलग हिस्सा बनाया गया है। इसमें कार्बन के
और हाइड्रोजन के यौगिकों का अध्ययन करना होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उससे जो व्युत्पन्न प्राप्त होता है उसका अध्ययन करना होता है। मतलब कार्बन में कुछ खास प्रॉपर्टी होता है जिस कारण से कार्बन बहुत अधिक संख्या में, है ना, एक विशेष वर्ग के यौगिकों का निर्माण करता है, ठीक, और उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट में नहीं पाया जाता है ना, एक विशेष प्रॉपर्टी के कारण, और बहुत ही यूजफुल है ये, जो भी यौगिकों का निर्माण किया जाता है उसके द्वारा, वो हमारे लिए सभी जो लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक अलग वर्ग बना करके हम लोग स्टडी करते हैं। उसी में से हमारा क्या है, एक एल्केन है। एल्केन का हम लोग आईयूपीएसी नामकरण देख रहे हैं। आप एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण को अच्छे ढंग से सीखते हैं तो निश्चित ही आप अन्य जो वर्ग है कार्बनिक यौगिक के उसका नामकरण बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि इसी में कुछ परिवर्तन करके हम लोग उसका भी नामकरण, अन्य कार्बनिक यौगिकों के अन्य वर्ग का भी नामकरण किया जाता है। तो इसका जो सामान्य एल्केन चक्रीय एल्केन होता है, खुली श्रृंखला युक्त एल्केन होता है। तो जो खुली श्रृंखला युक्त एल्केन है जिसे हम लोग एलिफैटिक एल्केन भी बोलते हैं, CnH2n+2, CnH2n+2 इसका सामान्य अनुसूत्र होता है, ठीक। n का मान आप ले सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 ... ठीक। चलिए अब एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण में, एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एल्केन में जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है ना, एल्केन में या कोई भी कार्बनिक यौगिक लेते हैं तो उसके जब आईयूपीएसी नामकरण हम लोग उसका स्टडी करते हैं तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को काउंट करना रहता है ना। हम लोग देखेंगे कि पैतृक श्रृंखला उसमें आता है, सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम लोग शाखा बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं, प्रतिस्थापी आता है उसमें। तो पैतृक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की गणना करनी होती है, ठीक। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग, चूंकि कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है तो उसका कोई साधारण नाम दे पाना उतना अधिक संख्या में पॉसिबल नहीं, ठीक है, सबका, है ना। तो हम लोग करते क्या है कि एक सिस्टम डेवलप किया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत कुछ रूल्स दिए गए जिस रूल को फॉलो करके हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या के लिए कुछ फिक्स पूर्वलग्न का प्रयोग करते हैं। वैसे संख्या को के लिए हम लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूर्वलग्न बोलेंगे, उस पूर्वलग्न को वैसे ही याद रखना है, ठीक। तो पहले हम लोग इन पूर्वलग्नों की चर्चा करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, है ना। सबसे पहला हम एक टेबल टाइप में बनाएंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या, दूसरी तरफ होगा पूर्वलग्न, ठीक है। चलिए, यदि मतलब कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, एल्केन में कितने कार्बन परमाणु हैं, और उसके लिए हम लोग पूर्वलग्न क्या प्रयोग करेंगे, ठीक। कार्बन परमाणु यदि एक हो तो इसके लिए हम लोग मेथ यूज करते हैं, ठीक। कार्बन परमाणु यदि 2 हो तो उसके लिए हम लोग एथ यूज करते हैं, ठीक। कार्बन परमाणु यदि 3 हो तो उसके लिए हम लोग प्रोप यूज करते हैं, प्रोप पूर्वलग्न का। 4 हो तो उसके लिए हम लोग ब्यूट यूज करते हैं। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 5 हो तो उसके लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो तो उसके लिए हम लोग हेक्स का यूज करते हैं। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 7 हो तो उसके लिए हम लोग हेप्ट का यूज करते हैं, हेप्ट अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 8 हो तो उसके लिए ऑक्ट का प्रयोग करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 9 हो तो उसके लिए नॉन का प्रयोग करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या 10 हो तो उसके लिए डेक का प्रयोग करते हैं। और कार्बन परमाणु की संख्या यदि 11 हो तो उसके लिए अनडेक का प्रयोग करते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 12 हो तो दो डेक का प्रयोग करते हैं, ठीक। काफी है इतना, वैसे अंडर 10 में ही रहता है,
है ना। पैतृक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा पारा हम लोग को जाना नहीं है। चलिए क्या बताए, एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या है। एल्केन का या कोई भी कार्बनिक यौगिक का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें हमें कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका नाम देना होता है। तो कार्बन परमाणु की संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो इतने परमाणु होंगे उसके लिए हम लोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक आदि पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। फिर यदि एल्केन है तो एन जुड़ जाता है, पूर्व लग्न में एल्केन के लिए एन जुड़ता है। फिर एल्कीन है, कार्बनिक यौगिक एल्कीन है, उसके लिए एक कार्बन वाला होता नहीं है वो एथीन, एथ है। यदि 2 कार्बन वाला एल्कीन है तो एथ और इन जोड़ेंगे तो एथीन हो जाएगा। 3 कार्बन वाला है प्रोप जोड़ इन जोड़ेंगे प्रोपीन, मतलब एल्क प्लस इन। एल्क हमारा अनुलग्न पूर्व लग्न है जो परमाणु की संख्या को बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग IUPAC का फुल फॉर्म देखें। एल्केन का हमारा हेडिंग है एल्केन का IUPAC नामकरण, तो एल्केन का सामान्य अनुसूत्र देखें। और ये जो हम लोग लिखे ये पूरे कार्बनिक, इसमें कई चीजें ऐसी होगी जो पूरे कार्बनिक रासायनिक के IUPAC नामकरण में यूज होगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि एल्केन का यदि सीख गए तो मतलब आप सबका सीख गए, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएगा बाकी। ठीक, इसीलिए यहीं पे मेन चीज हमें सीखना है। ठीक, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप ध्यान से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से बताएं। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे। हम लोग सबसे पहले अब जो हमारा एल्केन है नामकरण के लिए उसको 2 पार्ट में बांटते हैं। नामकरण के लिए IUPAC नामकरण के लिए एल्केन को कितने पार्ट में बांटते हैं सीखना है हमें, तो हम लोग 2 पार्ट में बांट करके इसको सीखेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा सीधी श्रृंखला युक्त, सीधी श्रृंखला युक्त या इसको हम लोग साधारण भी बोलते हैं, साधारण एल्केन। और दूसरा शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन। सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन या साधारण एल्केन, शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन। सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन का IUPAC नामकरण बहुत 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 सरल है। बहुत क्या है, सरल है। देखिए क्या होता है इसमें IUPAC नाम, IUPAC नाम जो होता है सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन का, ये हो जाता है एल्क प्लस एन, एल्केन। प्लस एन, ये एल्केन। ठीक, जो सीधी श्रृंखला युक्त या साधारण, जिसे साधारण एल्केन बोलते हैं, इसका IUPAC नामकरण क्या लिखते हैं, एल्केन। मतलब इसमें जितने भी कार्बन परमाणु होंगे एल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जितने भी कार्बन परमाणु होंगे वो सब के सब एक सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो, है ना। इसमें कोई शाखा वगैरह नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये एल्क क्या लिए हैं, कार्बन परमाणु की संख्या जो पूर्व लग्न हम लोग बोले थे, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्व लग्न प्लस एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्केन।
क्लियर है? चलिए देखिए, पहला जैसे एक कार्बन परमाणु वाला लेते हैं तो एक का क्या था हमारा सामान्य अनुसूत्र, CnH2n प्लस 2, n का मान 1 लेंगे तो C1 और 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, C1 और H 4 होगा तो CH4। एक कार्बन के लिए क्या था पूर्व लग्न, मेथ प्लस N, कहीं N भी लिखा रहता है, N ही दीजिए, है ना। मेथ प्लस N ये हो जाएगा मेथेन, मेथ प्लस N मेथेन। दो सेकेंड, दो कार्बन वाला लेते हैं CH3 CH3, एक सीधी श्रृंखला में एथ प्लस N एथेन, ठीक है। तीसरा, तीन कार्बन लेते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक, तीन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जोड़ दिए, ठीक ना। अब बाकी कार्बन 4 बंधन बनाता है, जिसका जितना बंधन, जैसे कि ये बीच वाला दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन दिए, और ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब एक बंधन कार्बन के साथ है तो 3 बंधन खाली है तो 3 हाइड्रोजन उस पर लगा दिए। उसी तरह इसमें इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नाम प्रोप प्लस N, प्रोपेन। सीख रहे हैं हम लोग इस तरह से, ये वाला स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4, 4 कार्बन लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, क्या हो जाएगा 4 कार्बन, 4 कार्बन के 4 के लिए क्या था ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक, तो ब्यूट और N जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, ठीक है। 5 कार्बन वाला ले CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, एक सीधी श्रृंखला में, है ना। क्या नाम होगा इसका, 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस N, पेंटेन, ठीक है। 6 कार्बन के लिए सब सीधी श्रृंखला में होगा, तो चूंकि ये तीनों एक जैसा था तो उसको एक, जैसे इसमें 6 के लिए बीच में 4 डालना पड़ेगा, 4 कार्बन तो CH2 4 CH3, ठीक, इसका मतलब CH2 4 टाइम्स 4 बार आएगा एक सीधी श्रृंखला में, ठीक है। 6 कार्बन हो गया, इसमें क्या हो जाएगा ये हेक्सेन, है ना। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ये एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण देख रहे हैं तो N जुड़ेगा, ठीक है। 7 CH3 CH2, यहां पे 5 लेना होगा और CH3 5 CH2 5 टाइम्स आएगा एक सीधी श्रृंखला में, और CH3 और CH3 7 हुआ। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, N जोड़ेंगे तो हेप्टेन। इसी तरह से CH3 CH2 का और 6 CH3, 8 कार्बन हुआ इसमें, 6 इसमें है और एक तो 6 2 8, एक सीधी श्रृंखला में। क्या नाम देंगे इसका, ऑक्ट प्लस N, ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। 9 कार्बन के लिए 10 तक हम लोग देखते हैं CH3 CH2 का हॉल 7 CH3, 9 कार्बन के लिए नॉन प्लस N, नोनेन, ठीक। और 10 कार्बन हो तो CH3 CH2 हॉल 8 CH3, 10 कार्बन के लिए डेक, ये हो जाएगा डेकेन, डीकेन भी लिखा जाता है, डेकेन भी लिखा जाता है, ठीक। हिंदी मीडियम में थोड़ा नाम में जो है ना, मतलब जैसे यहां बता रहे हैं डेकेन भी लिखते हैं और डीकेन भी लिखते हैं, ठीक है। डेकेन, ठीक है। इंग्लिश में जब इंग्लिश मीडियम में होता तो वो डीकेन ही पढ़ते, ना कि डेकेन पढ़ते, डीकेन पढ़ते, ठीक है। मेथेन लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम में मीथेन पढ़ा जाता है ना कि मेथेन, लेकिन हिंदी मीडियम में लिखते हैं हम लोग मेथेन, ठीक। चलिए हम लोग अभी सीधी श्रृंखला युक्त साधारण एल्केन, साधारण जो
मतलब नामकरण जो होता है दो पद्धति है, एक साधारण और एक आयुपेशी नामकरण। ठीक, तो वो साधारण नहीं, यहाँ पे हम लोग जो सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन होता है जिसमें कोई शाखा नहीं होता उसको जनरली साधारण एल्केन बोलते हैं। और इसीलिए साधारण नामकरण में उसमें जैसे कि मेथेन, मतलब ये तो एक कार्बन दो कार्बन में एक ही श्रृंखला होगी, लेकिन 3 में भी वही एक ही श्रृंखला, 3 कार्बन का आप शाखा उखा बना नहीं सकते 3 कार्बन के मदद से, है ना। मतलब यदि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को एक सीधी श्रृंखला में ही, कोई कहेगा सर ऐसे रख देंगे, तो इसको पकड़ के खींच दीजिए सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई कहेगा नीचे यदि लगा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पकड़ के खींचिए सीधे, ऐसा हो जाएगा। ये सीधी श्रृंखला में क्या है, ये कोई शाखा इसमें नहीं है। सीधी श्रृंखला मतलब उसमें कोई शाखा नहीं हो, एक स्ट्रेट चेन में हो, कार्बन परमाणु जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। ठीक, तो 3 कार्बन वाले तक में तो कोई शाखा वगैरह बनेगा नहीं, लेकिन 4 कार्बन वाले में शाखा बन सकता है। तो 4 कार्बन वाले में जब शाखा बनेगा तो उस केस में साधारण जब हम लोग लिखते हैं साधारण नाम उसका, तो उसमें जैसे ब्यूटेन हम लोग लिखे हैं तो साधारण नाम में नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं उसको, ठीक है। चलिए हम लोग अभी सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन का आयुपेशी नामकरण देखें, जिसमें 1 से लेकर 10 कार्बन तक का जो एक सीधी श्रृंखला होगा एल्केन का, है ना, उसके नाम हम लोग देखे। एल्केन में हम लोग क्या नाम लिखे आयुपेशी नाम में, एल्क प्लस एन, एल्क पूर्व लग्न है और प्लस एन जोड़े एल्केन प्राप्त हुआ हमें, ठीक है ना। जैसे कि 1 कार्बन वाले एल्केन के लिए पूर्व लग्न क्या होगा, 1 कार्बन के लिए मेथ और एन जोड़ेंगे तो मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथ, एन जोड़ेंगे एथेन, 3 कार्बन वाले एल्केन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रोप, एन जोड़ेंगे प्रोपेन, 4 कार्बन वाले एल्केन के लिए ब्यूट, एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले एल्केन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट और एन जोड़ेंगे, एल्केन में एन जोड़ना है पेंटेन, 6 कार्बन वाले एल्केन के लिए हेक्स और एन जोड़ेंगे तो हेक्सेन, 7 कार्बन वाले एल्केन के लिए हेप्ट, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट और एन जोड़ना है ना, हेप्टेन, 8 कार्बन वाले एल्केन के लिए 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और एल्केन है तो एन जोड़ना है ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले एल्केन के लिए कार्बन की संख्या 9 है एक सीधी श्रृंखला में तो नॉन और एन जोड़ेंगे तो नोनेन, 10 कार्बन वाले एल्केन के लिए 10 कार्बन परमाणु की संख्या है तो डेक, एन जोड़ेंगे तो डेकेन। क्लियर है। चलिए ये आप सीख गए होंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेप्ट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। क्लियर है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे आप याद करके रखेंगे इसको, ठीक अच्छे से। उसी में एन लगाते चलना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। चलिए अब हम लोग शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन का मेन ये है, शाखित श्रृंखला युक्त, ये तो है ही, ये बेसिक है, इस पूरे का यूज होगा उसमें। शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन के आयुपेशी नामकरण में हम लोग इस पूरे का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा है हमारा शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन का आयुपेशी नामकरण। शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन का आयुपेशी नामकरण, इसमें हम लोग सबसे पहले 2 टर्म को डिफाइन करेंगे, 2 पद को परिभाषित करेंगे, जिसमें एक होगा हमारा पैतृक श्रृंखला, पेरेंट चेन, जिसे मेन चेन भी बोलते हैं, और दूसरा होगा हमारा प्रतिस्थापी साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, शाखा, है ना, पैतृक श्रृंखला
पैतृक श्रृंखला। पेरेंट चेन, जिसे हम लोग संक्षेप में पीसी बोलते हैं। जिसे हम लोग संक्षेप में पीसी बोलते हैं। देखिए, यदि शाखा युक्त एल्केन हो, शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन, मतलब कार्बन परमाणु की तो कार्बन परमाणु श्रृंखला में जुड़ा हो और एक सीधी श्रृंखला के शाखा के रूप में भी हो, जैसे कि ये हम लोग 4 कार्बन ले लिए, इस कार्बन पे भी कार्बन डाल दिए, इस कार्बन पे भी कार्बन डाल दिए। यदि इसको हम एक सीधी श्रृंखला में लेकर चले तो ये उसका शाखा हो गया, ये उसका शाखा हो गया। ठीक है ना। तो ये जो बीच वाला चेन है ना, इसमें देखे यदि तो सबसे लंबी श्रृंखला यदि देखे कार्बन परमाणु की तो यही 4 कार्बन परमाणु से ज्यादा लंबी श्रृंखला पॉसिबल नहीं है इसमें, एक सीधी श्रृंखला की बात करें तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। और वहीं जो शाखा है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक। पैतृक श्रृंखला क्या लिए, क्या बोले हैं? सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला। एल्केन है तो एल्केन में सिर्फ कार्बन परमाणु की श्रृंखला तक ही सीमित रखेंगे। यदि अन्य कार्बनिक यौगिक होता, अन्य वर्ग होता तो उसमें पैतृक श्रृंखला में जोड़ना पड़ता हमें सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला, जिसमें क्रियाशील समूह जिस श्रृंखला से डायरेक्ट जुड़ा हो वो हमारा पैतृक श्रृंखला होता है। ठीक। तो यहाँ चूंकि एल्केन लेकर चल रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला पैतृक श्रृंखला कहलाती है। नोट, कभी कभी हमारे सामने एक समस्या आ जाएगा कि देखिएगा कि जैसे कि सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु, तो एक से अधिक 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला आपको मिलेगी। कार्बनिक जो एल्केन की संरचना होगा उस संरचना में आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो, जैसे बोल रहे हैं एग्जाम्पल एक तरह से ले रहे हैं कि 6, अभी हम उस पर भी एग्जाम्पल लेंगे, 6 है तो कभी कभी एक से अधिक 6 कार्बन परमाणु वाला श्रृंखला मिलेगा। 5 है तो एक से अधिक 5 कार्बन परमाणु वाला श्रृंखला मिलेगा। उस केस में किसको आप, जब एक से अधिक है 6 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला, तो उसमें किसको पैतृक श्रृंखला मानेंगे? एक से अधिक है, पैतृक श्रृंखला को एक ही श्रृंखला हो। ठीक है। किसको मानेंगे? जिस लंबी श्रृंखला पर शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, जिस लंबी श्रृंखला पर शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो। शाखित में ही हमें पैतृक श्रृंखला और शाखा, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? सबसे अधिक हो, अधिक संख्या में, वो हमारा पैतृक श्रृंखला हो। ठीक। तो यही नोट करके हम लोग लिखेंगे, यदि सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो वह श्रृंखला पैतृक श्रृंखला होती है जिस पर शाखाएं सबसे अधिक संख्या में हो, सबसे अधिक संख्या में
अब इसी में हम लोग यहीं पे हम लोग डिफाइन करते हैं, दो टर्म बोले थे डिफाइन करेंगे, पैतृक श्रृंखला, दूसरा प्रतिस्थापी। जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन भी कहते हैं। पैतृक श्रृंखला पर कार्बन परमाणुओं का जो अन्य समूह जुड़ा रहता है पैतृक श्रृंखला के कार्बन से बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। एग्जाम्पल से भी और स्पष्ट होगा। पैतृक श्रृंखला पर पैतृक श्रृंखला से जुड़े अन्य C परमाणुओं का एल्केन है तो C कार्बन परमाणु के समूह होंगे, का समूह प्रतिस्थापी कहलाता है। पैतृक श्रृंखला से जो अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला C हम लोग जो कार्बनिक यौगिकों की संरचना लिखते हैं उसमें हाइड्रोजन को गैप भी रख सकते हैं, सिर्फ कार्बन परमाणु को अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक लिखावट ही है, मतलब है ये मानकर चलते हैं जैसे ये कार्बन दो बंधन बनाया तो दो हाइड्रोजन इस पे है, जो कि हम लोग दिखला नहीं रहे हैं, ये संरचना भी सही होती है। अब यहाँ पे एक C दे दिए, ये हमारा सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला ये है 1 2 3 4 5 6। यदि इस यहां से काउंट करते तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 4 ही हो रहा है। यहां से इधर भी आए तो 4, इधर गए तो 5, लेकिन इस श्रृंखला में सीधी वाले में क्या है, 6 है। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट चेन पैतृक श्रृंखला, जिसे हम लोग पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसी। वहीं इसकी बात करें तो एक ही कार्बन है, मतलब यहाँ पे CH3 होगा। ठीक, तो ये है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। चलिए दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। C C C C C C C C, ठीक है, C। इसमें सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला, हमें अभी पैतृक श्रृंखला चुनना है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है सो देखना है। ठीक, अभी पेशी नामकरण में इसी का खेल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पैतृक श्रृंखला को चुन लिए, सब्स्टिट्यूएंट नहीं समझ पाते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्या है। ठीक, और जिस कारण से वो नामकरण नहीं कर पाते हैं, इससे गलती हो जाता है। ठीक है, पैतृक श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, सीधे गए तो 5 हुआ। यहां से देखिए एक कार्बन था आगे, नीचे जाते तो 2 कार्बन था आगे, तो निश्चित रूप से 2 कार्बन ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी श्रृंखला आ रही है। यदि यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 ही होता है, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 ही होता है, इधर भी बढ़ते तो 4 ही होगा, नहीं। ठीक, तो सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला हमारे पास ये वाली श्रृंखला है। ठीक है ना, एक चेन है कार्बन, यदि ये छोड़ दीजिए आप तत्काल के लिए, तो एक क्या है, कंटिन्यूअसली कार्बन परमाणु का एक चेन है ना। तो ये हमारा पीसी हो गया, और वही यहाँ पे 2 शाखा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और दूसरा ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर है। चलिए और एग्जांपल अभी लेंगे हम लोग इस पे, क्योंकि ये जो नोट लिखे हैं कि यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे लंबी C परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं हैं वो 1 से अधिक हो, उस केस में वह श्रृंखला पैतृक श्रृंखला होती है जिस पर शाखाएं सबसे अधिक संख्या में हो। तो वो एग्जांपल अभी हम लोग नहीं ले पाए। चलिए
चलिए देखिए थर्ड एग्जांपल सी 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 इसमें आइए सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 1 2 3 4 4 श्रृंखला। ठीक है, यदि इस साइड से देखते हैं तो इधर से 1 2 3 4 5 5 ही है, 1 2 3 4 5 5 ही है, 1 2 3 4 5 5 ही है। 6 वाला इसी छोर से है ना, इस छोर से सीधे चले ऊपर की ओर ऐसे चले, नीचे की ओर सीधे नीचे की ओर चले, ये ऐसे आए, सब में 6। किसको लेकर चले हम, कौन सी श्रृंखला, पैतृक श्रृंखला होगी। तो सबसे पहली बात, यदि हम ये सीधी श्रृंखला वाला लेकर चलते हैं तो इस सीधी श्रृंखला से एक शाखा यहां से निकला है और एक शाखा यहां से उसी कार्बन पर नीचे निकला है ना। तो एक ही शाखा आगे जाकर के और शाखित हो गया, उससे मतलब नहीं है। इस पैतृक श्रृंखला से यदि इसको हम लोग लेकर चलते हैं तो एक शाखा इधर निकला है, एक शाखा ऊपर निकला है, 2 शाखा। ठीक है, यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं ऐसे तो उस केस में भी एक शाखा ये हो जाएगा और दूसरा शाखा नीचे हो जाएगा, 2 ही शाखा है। और डिस्कस कीजिए, यदि ये दोनों ले लिए, अब नीचे की ओर आते हैं, यदि ऐसे आते हैं, ये हम लोग पैतृक श्रृंखला लेते हैं, इस कार्बन पे एक शाखा ऊपर की ओर है, एक शाखा ये है, और ये तो पैतृक श्रृंखला है, लेकिन इस कार्बन पे आकर के एक और शाखा है, 3 शाखा हो रही है इसमें, नहीं 3 शाखाएं हैं। यदि हम इसे नीचे की ओर लाते हैं, ये है ना, इस कार्बन पे एक ऊपर शाखा है और एक दाहिनी तरफ, और नीचे जब आते हैं तो उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर एक शाखा यहाँ है, 3 शाखा है। और उसी प्रकार से मतलब ऊपर वाला जो 2 था वो कैंसिल हो गया, 2 ही शाखा आ रहा था उसमें, तो अब 3 शाखा वाला क्या बोले हैं, शाखाओं की संख्या सबसे अधिक हो जिस लंबी श्रृंखला में, वो हमारा सबसे लंबी श्रृंखला, वो हमारा क्या होगा, पैतृक श्रृंखला। ऊपर वाला दोनों कटा नीचे। अब ये भी चेक कर लीजिए, यदि इसे हम लोग लेकर चलते हैं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन पर एक ये शाखा है और एक ये शाखा है, 5वें नंबर का कार्बन पर एक नीचे शाखा है, कार्बन परमाणु करें, और ये 6, मतलब यहां भी 2 वहां था और एक इस कार्बन पर नीचे की ओर था, 3 शाखा हुआ। इस केस में क्योंकि यहां से भी नीचे की ओर सीधे आते हैं, इसमें भी 3 शाखा आ रहा है, और यहां से इधर आते हैं, इसमें भी 3 शाखा आता है। तो अब ये दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक शाखा, 2 शाखा और तीसरी शाखा, 1 2 3 4 5 6, एक शाखा, दूसरी शाखा और तीसरी शाखा, ये नीचे वाला शाखा हो जाएगा इसका। तो 3 शाखा दोनों में आ रहा है, उस केस में आप किसी एक को पैतृक श्रृंखला ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शाखाओं की संख्या यदि समान हो जाए दोनों पर तो किसी एक को लेंगे, नामकरण किसी बारी बारी से आप दोनों को लेकर देखिएगा, जब हम लोग नामकरण करेंगे तो दोनों से नाम सेम आएगा, नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब से सेम आ रहा है मतलब क्या है, वही होगी, यूनिक है वो, है ना। उसका दूसरा मतलब दूसरे तरफ से दूसरा शाखा, दूसरा पैतृक श्रृंखला लेने पर नाम चेंज नहीं हो रहा है। चलिए आइए, तो हम लोग पैतृक श्रृंखला इसको लेकर चलते हैं, 6 कार्बन परमाणु है, ये हमारा पीसी हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आप इसको अच्छे से देखेंगे। 4 नंबर,
इसमें देखिए सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का यदि चयन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहा है नीचे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी जाएंगे तो 8 ही और राइट में भी बढ़ेंगे तो 8 ही हो रहा है, मतलब ये 9 वाला यूनिट। सबसे पहले हमारा काम है, अब इसमें ये नहीं शाखा पहले से देखने लगेंगे, शाखा बाद में देखना है। शाखा तब देखना है जब लंबी कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक हो जाए, जैसे कि 9 वाला है तो 9 कार्बन परमाणु वाला संख्या कार्बन परमाणु वाला जो श्रृंखला है इसमें 1 से ज्यादा होता तब हम शाखा पर विचार करते, ठीक है। चलिए क्योंकि एक ही है तब यही हमारा मेन चेन होगा, यही हमारा पीसी होगा, पेरेंट चेन होगा, ये हमारा पीसी हो गया है ना, ये बाकी के सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये भी क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये भी क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये सब्स्टिट्यूएंट जो है कार्बन परमाणु जो शाखा के रूप में है वो एक ही है, इसमें 2 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला, 3 कार्बन परमाणु इसमें देखा जाए तो सीधी श्रृंखला यदि लेंगे तो उस पर एक शाखा निकल गया, मतलब शाखा में शाखा। नामकरण वाले में इसके लिए स्पेशल नामकरण होगा, देखेंगे हम लोग। नामकरण पर जब आ रहे हैं, अब जस्ट पहुंच रहे हैं, हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग इस तरह के कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद आप यदि अब भी प्रॉब्लम है तो बैक करके वीडियो को और इन चीजों को सीखे आप, जो कुछ कहा गया और पहले जो कुछ लिखाए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पैतृक श्रृंखला क्या है, उस चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। पैतृक श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला पैतृक श्रृंखला होती है। यदि सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला यदि 1 से अधिक हो जाए, जैसे कि तीसरा नंबर में कितना हो रहा था, इसमें हमें 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला सबसे लंबी आ रही थी, 6 कार्बन परमाणु नहीं 4 श्रृंखला, उसमें उस केस में हम लोग उस श्रृंखला को पैतृक श्रृंखला लिए जिस पर शाखाओं की संख्या सबसे अधिक, ठीक। चलिए प्रतिस्थापी पैतृक श्रृंखला पर जो कार्बन का समूह उपस्थित रहता है उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। पैतृक श्रृंखला हमारा पैरेंट श्रृंखला। अब आइए, अब हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नामकरण पर, शाखित श्रृंखला युक्त आईयूपीएसी नामकरण, ठीक। इसमें पहले कह चुके हैं जो हमारा अशाखित था, जिसे हम लोग कहे थे सीधी श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिक एल्केन, उसका जो आईयूपीएसी नामकरण था सीधे एल्केन था, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, उसका यूज करेंगे। पैतृक श्रृंखला का नाम वही दिखाएगा जो वहां हम लोग लिखे थे, ठीक है। शाखा का नाम यहाँ पे हम लोगों को चेंज करके लिखना होगा। चलिए तो आईयूपीएसी नामकरण शुरू करने से पूर्व, मतलब उसके कुछ नियम हम लोगों को लिखना होगा, और उससे पहले हम लोग एल्किल समूह के बारे में जानते हैं, है ना, क्योंकि प्रतिस्थापी का जो नाम लिखा है आईयूपीएसी नामकरण में प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, और जो पैतृक श्रृंखला है उसका 2 हिस्सा है शाखित श्रृंखला वाले में, पैतृक श्रृंखला और सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी, ठीक। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं हम लोग और फिर पैतृक श्रृंखला का नाम लास्ट में लिखते हैं। पैतृक श्रृंखला का नाम एल्केन ही लिखा था, प्रतिस्थापी का नाम क्या लिखेंगे, है ना, उसके लिए हम लोग एल्किल समूह पढ़ते हैं, एल्किल समूह, ठीक। एल्केन जो हम लोग देख रहे हैं सामान्य अनुसूत्र CnH2n+2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन अलग कर देते हैं तो वो एल्किल समूह हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्किल समूह। यदि इसका इंग्लिश देखें हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक। CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CnH2n+1। ये क्यों छोड़ दिए, ये बॉन्ड ये बता रहा है हाइड्रोजन सभी के सभी तो कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो किसी न किसी कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, उस कार्बन में एक वैलेंसी खाली है, वो किसी से जुड़ेगा, किसी कार्बन से जुड़ सकता है या किसी भी दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है। ये एल्केन है और ये एल्किल है,
ठीक है। जैसे यदि हम एग्जांपल की बात करें, यही हमारा परिभाषा हो गया, एल्केन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, हटाए तो क्या प्राप्त हुआ, एल्किन प्राप्त हुआ, परिभाषा हो गई। देखिए जैसे कि CH4 मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मेथिल मिला, ठीक है। C2H6 कहिए या CH3CH3 जो एथेन है, एक हाइड्रोजन हटा दिए एथिल मिलता है, सॉरी इसको हम लोग CH2CH3 किसी से हटा दीजिए, पहले वाले पे से हटा दिए तो ये एथिल हो गया। ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगा, ये CH3 मेथिल हो गया। तीसरा, छोटी छोटी बातें हैं, है ना, और इन्हीं सभी छोटी बातों को मिला करके हम लोग बड़ा से बड़ा एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें आनी चाहिए, सीखना होगा हमें। डायरेक्ट जो चाहिएगा नामकरण कर लेंगे, है ना, तो फिर फंसिएगा। तीसरा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इस कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटाए, ये प्रोपेन था, ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें तो किसी से हटा तो इसी तरह हटा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बीच से भी हट सकता है। तो जब बीच से हटेगा हाइड्रोजन तो उसको हम लोग या तो सेकेंडरी प्रोपिल बोलेंगे या नहीं तो आइसोप्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। तो जब हम नामकरण करेंगे तो वहां पे आइसो, नियो, सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है, इस सब चीजों को जानेंगे। अभी आप इतना जानिए, एल्किल समूह क्या है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाए एल्किल समूह प्राप्त हुआ, ठीक। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो मेथिल मिला, एथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो C2H5 हो गया, है ना, इसको आप लिख सकते थे C2H5, एथिल मिला, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो प्रोपीन मिला। क्लियर है। चलिए इसी तरह से आगे भी होगा, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ब्यूटिल मिलेगा, पेंटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे पेंटिल मिलेगा, हेक्सेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हेक्सिल मिलेगा, हेप्टेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हेप्टिल मिलेगा, ऑक्टेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे ऑक्टिल मिलेगा, नोनेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे नोनिल मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं आईयूपीएसी नामकरण के नियम पे। शाखित श्रृंखला, हमारा हेडिंग क्या है, शाखित श्रृंखला एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। अभी जाने क्या क्या हम लोग अभी जाने कि पैतृक श्रृंखला क्या होता है, प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रतिस्थापी को पहचानना, पैतृक श्रृंखला को पहचानना, निर्धारित करना हम लोग सीखे, ठीक है ना। और फिर हम लोग जो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे उसके लिए एल्किल समूह, क्योंकि एल्केन का देख रहे हैं तो एल्केन में प्रतिस्थापी हमेशा एल्किल समूह ही होता है, तो एल्किल समूह के बारे में जाने, ठीक। शाखित श्रृंखला एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले हम लोग पैतृक श्रृंखला सीखे, प्रतिस्थापी सीखे, उसको अणुओं के संरचना में जो एल्केन होंगे, उस जो एल्केन की संरचना होगी उस संरचना में कौन पैतृक श्रृंखला है, कौन शाखा है, प्रतिस्थापी है, इस चीज को हम लोग सीखे। दोनों कंपलसरी है, ये यदि नहीं सीखे मतलब नामकरण आप नहीं कर सकते। फिर हम लोग जो प्रतिस्थापी का नामकरण करेंगे तो उसके लिए एल्किल समूह क्या होता है उस चीजों को जाने, उसका नाम क्या लिखेंगे सो हम लोग जाने। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे एल्किल मिलेगा, मेथेन में से हटाए मेथिल मिला, एथेन में से हटाए एथिल मिला, प्रोपेन में से हटाए प्रोपिल, ब्यूटेन में से हटाएंगे ब्यूटिल, पेंटेन में से हटाएंगे पेंटिल मिलेगा, ठीक है। अब आइए नियम, सबसे पहला काम पैतृक श्रृंखला का चयन करना। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, पैतृक श्रृंखला का चयन करना। सर्वप्रथम
श्रृंखला का चयन करें। ठीक है, बता दिए पैतृक श्रृंखला कैसे चयन करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा, पैतृक श्रृंखला के अलावा जो भी अन्य समूह बचता है वो शाखा होगा, है ना, जो पैतृक श्रृंखला पे जुड़ा होगा। अब दूसरा काम होगा हमारा कि पैतृक श्रृंखला अभी हम लोग मतलब जो शाखित श्रृंखला एल्केन जो कर रहे हैं वो अनुसूत्र लेकर चले थे CnH2n+2, जो कि खुली श्रृंखला एल्केन का अनुसूत्र है। ठीक है, तो जब ये खुली श्रृंखला है तो पैतृक श्रृंखला में 2 छोर होगा, है ना, पैतृक श्रृंखला में 2 छोर होगा। ठीक, तो अब जो शाखाएं हैं, एक भी शाखा हो सकती है, एक से अधिक भी शाखा हो सकती है। एक शाखा भी होगा तब पर भी, एक से अधिक होगा फिर भी, वो शाखा उस पैतृक श्रृंखला में कहां पे है, उस पैतृक श्रृंखला के कितने नंबर कार्बन परमाणु पर है, उसके स्थिति को निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैतृक श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की गिनती किसी एक छोर से करते हैं। ठीक, हम किस छोर से करेंगे, है ना, मान लीजिए ये हम लोग एक कार्बनिक यौगिक लेकर चलते हैं, शाखा युक्त लेना है हमें, है ना, यहाँ पे एक ही शाखा लिए, एक सिंपल सा लिए। तो पैरेंट चेन का चयन हमें यदि कहे करने के लिए, पैतृक श्रृंखला, पैरेंट चेन मीन्स पैतृक श्रृंखला का चयन कहे करने के लिए, तो ये हम लोग PC का चयन कर लिए। प्रतिस्थापी जो बच गया वो हमारा प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो C है, मतलब 3 को हाइड्रोजन होगा, CH3 है वो, जिसको हम लोग CH3 मेथिल, एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन। और यहाँ यदि इस समूह की बात करें तो ये समूह एक्चुअली में इस टाइप का है, CH3 नीचे खाली नहीं। ठीक, तो ये मेथिल हो गया, क्या हो गया, ये मेथिल हो गया। अब आइए, अब ये मेथिल कितने नंबर कार्बन पे है, यदि हम इस साइड से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये हमें दर्शाना पड़ता है कि कितने नंबर पे है। यदि हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यदि इस साइड से चलते हैं तो 5 नंबर कार्बन परमाणु पर मेथिल उपस्थित है, और यदि इधर से चलते हैं तो तीसरे नंबर कार्बन परमाणु पे शाखा उपस्थित है। प्रतिस्थापी का स्थिति इधर से 5वें नंबर पे है, और लेफ्ट टू राइट 5th नंबर पे है, और राइट टू लेफ्ट 3rd पोजीशन पे। ठीक, तो अब यदि हम इसका नाम लिखते हैं, नामकरण में पहले हम एक बार बोल चुके थे कि सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और फिर पैतृक श्रृंखला का। प्रतिस्थापी का नाम डायरेक्ट नहीं दे देते हैं, अब डायरेक्ट दे देंगे, सीधे लिख देंगे प्रतिस्थापी मेथिल है हमारा, और 7 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और एन लगाना है तो हेप्टेन, तो मेथिल हेप्टेन दे देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि वो मेथिल कहाँ है हेप्टेन में। 7 कार्बन में से जो बीच वाले 5 कार्बन है, 5 में से किसी पे भी हो सकता है, ठीक है, तो कहाँ है वो ये सामने वाला नहीं समझ पाएगा, मतलब नाम आपका क्या है, सही नहीं। नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जैक्ट इस अणु के बारे में, संरचना के बारे में हमें जानकारी मिले, प्राप्त हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग काउंटिंग किए, तो फिर यहां से अब 2 नाम संभव होगा। 3 पे मेथिल है तो इसको लिख सकते हैं 3 मेथिल हेप्टेन, मेथिल हेप्टेन, 3 मेथिल हेप्टेन, और यदि उधर से चले तो इधर से चले तो 5 मेथिल। झगड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा चलो हम 3 वाला लिखेंगे, कोई कहेगा हम 5 वाला लिखेंगे, तो इसके लिए भी नियम दे दिया गया। जो IUPAC सिस्टम है उसमें कह दिया गया कि काउंटिंग उस साइड वाला सही होगा जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। एक ये भी तरीका हो। एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तब कैसे डिसाइड करेंगे कम से कम अंक मिला, तो जितने जितने नंबर्स पे प्रतिस्थापी है उन नंबर्स को जोड़ करके, और जिस साइड वाले काउंटिंग से वो योगफल कम आए वो साइड वाला काउंटिंग क्या होता है, सही होता है। पहले क्या बोले, एक प्रतिस्थापी हो तो कम से कम अंक मिले, और एक से अधिक यदि हो उस केस में बोले जो जहां जहां प्रतिस्थापी है दोनों साइड वाले काउंटिंग से जो अंक प्राप्त होता है प्रतिस्थापियों का, उसका सम योगफल निकालिए, और जो कम है वो सही है, जो ज्यादा है वो गलत है, ठीक है। चलिए, हम लोग योगफल भी नहीं निकालेंगे,
कम वाला भी कॉन्सेप्ट छोड़ करके चलेंगे। काउंटिंग के लिए एक टेबल टाइप में, मतलब हम लोग एक एरो डायग्राम टाइप में बनाएंगे चित्र, उसके मदद से काउंटिंग दोनों तरफ से करेंगे। कौन सा काउंटिंग सही है वो बहुत इजीली हम लोग उस डायग्राम के मदद से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा काम हमारा होता है, दूसरा जो रूल है, प्रतिस्थापियों के स्थान निर्धारण के लिए पैतृक श्रृंखला के सी परमाणुओं की गिनती किसी एक छोर से करें। अब क्या लिख दिया हम लोग, किसी एक छोर से करें, किस छोर से करेंगे, किसी एक छोर से आरएफपीडी नियम के अनुसार करें। ठीक, अब जो बोले एक श्रृंखला, मतलब हम लोग श्रेणी टाइप में बनाएंगे, है ना। सी परमाणुओं गलती लिखे थे, सी परमाणुओं की गिनती निम्न नियम के अनुसार करें। क्या है नियम, तो अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पर RFPD अप्लाई कीजिए। क्या है RFPD, हम लोग लिखते हैं आगे, यदि ये फेल कर जाता है, इफ फेल RFPD यदि फेल कर जाता है, एक नियम होता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो यदि ये फेल कर जाता है तब क्या करेंगे, गो अल्फाबेटिकली, यदि वो भी फेल कर जाता है, इफ फेल, अल्फाबेटिकली भी यदि फेल कर जाता है, गो बाय आइदर साइड, जो क्या लिखे हैं हम लोग, पैतृक श्रृंखला का चयन कर लेंगे, प्रतिस्थापी निर्धारित हो जाएगा। प्रतिस्थापियों के स्थान निर्धारण के लिए पैतृक श्रृंखला के सी परमाणुओं की गिनती किसी एक छोर से करना है। किस छोर से करेंगे, सी परमाणुओं की गिनती निम्न नियम के अनुसार करें। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सब्स्टिट्यूएंट पर RFPD अप्लाई करना है। RFPD क्या है, RFPD का फुल फॉर्म है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब देखिए, आप करिए क्या, ऊपर वाला थोड़ा मिटाते हैं पहले, तब हम लोग एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग ये एक एग्जांपल ले लीजिए, तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे तो 6,
क्योंकि इसके आगे एक ही है, इसके आगे 2 था, तो यही दिख रहा है सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। ये हमारा पैतृक श्रृंखला है, पीसी है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। कार्बन परमाणु की काउंटिंग, ठीक है। नीचे वाला यदि करें तो 1 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा सही है हम लोग कर दिए हैं, तो ये हमारा आंसर का हिस्सा नहीं होगा, दोनों साइड से कर दिए, है ना, सीखना है हमें, ठीक। तो कौन सा सही है वो डिसाइड यहां से इस रूल के अनुसार क्या बोले हैं, अप्लाई आरएफपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है और ये है। सबसे पहला काम आरएफपीडी अप्लाई कीजिए। आरएफपीडी मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो दोनों साइड से जो हम लोग काउंटिंग किए हैं, सब्स्टिट्यूएंट को कितना कितना अंक मिला है वो लिखिए। नीचे वाले में मिला है 4 और 5, 4 और 5। ऊपर वाले में मिला है 3 पे है और 4 पे, 3 पे है और क्या है, जितना पे सब्स्टिट्यूएंट मिला जिस नंबर पे, उस नंबर को आप उसी ऑर्डर में लिख लीजिए। अब डिफरेंस वाला पहला पॉइंट ढूंढिए। डिफरेंस वाला मतलब जिसमें अंतर हो, लेफ्ट से ही शुरू करते हैं, तो पहला ही में डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो ये काउंटिंग हमारा सही है, मतलब जिसका कम है डिफरेंस वाले पॉइंट में आप पोजीशन ढूंढिए। डिफरेंस वाला एक निश्चित क्रम में ऊपर वाले को भी संख्या को लिख लिया और नीचे वाले पोजीशन को भी लिख लिया, नीचे वाले काउंटिंग से जो पोजीशन आया। और पहला जो डिफरेंस वाला पोजीशन है उसको ढूंढिए, और उसमें जिसका कम है वो सही है, जिसका ज्यादा है वो गलत है ना। ऊपर वाला काउंटिंग हमारा क्या हुआ, सही हुआ, नीचे वाला गलत हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, और कैसे आरएफपीडी अप्लाई करेंगे इस चीज को सीखना है आपको। देखिए पेरेंट चेन स्पष्ट है, ये हमारा पैतृक श्रृंखला होगा, पेरेंट चेन होगा, ये हमारा प्रतिस्थापी है। अब नहीं घेरते हैं, आपको समझ आनी चाहिए ये चीज। ये तीनों क्या है, प्रतिस्थापी। नीचे वाला काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन 6 है, 7 8, ये तो प्रतिस्थापी है। ऊपर अब ये लिख लीजिए कि ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आया है कितना कितना पे, 3 नंबर पे आया है, 4 नंबर पे आया है और 6 नंबर पे आया है। 3 4 और 6, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले में कितना कितना पे आया है, 3 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। गौर से देखा जाए तो पहला पॉइंट सेम आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो डिफरेंस है। क्या है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले डिफरेंस वाला पॉइंट को ढूंढिए, और जिसका कम है, नीचे 4 है ऊपर 5 है, तो 4 वाले का सही है, 5 वाला क्या है, गलत है। मतलब नीचे वाला काउंटिंग सही है, ऊपर वाला काउंटिंग क्या है, गलत है। क्लियर है। यदि क्या बोले ये फेल कर जाए, मान लीजिए सब सेम आ जाता, सब सेम आ जाता, कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं मिलता, तब क्या करते, तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाते, तब काउंटिंग के लिए क्या करते, और एग्जांपल हमें लेना होगा। कार्बन परमाणु की गिनती कैसे करेंगे उसके लिए हमें और एग्जांपल लेना होगा। थर्ड देखिए, चलिए सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला इसमें ये है हमारा, स्पष्ट है। ऊपर की ओर भी जा सकते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें भी इस कार्बन पे 2 कार्बन वाला समूह होता और अभी भी 2 कार्बन वाला समूह, ठीक। ये दोनों हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। काउंटिंग चलिए 1 2 3
4 5 6, कितना कितना पे आया 3 पे और 4 पे, नीचे आया 3 और 4, ऊपर से कीजिए काउंटिंग 1 3 4 5 6, 1 2 3, 3 पे और 4 पे, ऊपर भी 3 और 4, आरएपीडी फेल, आरएपीडी फेल। क्या करें, गो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली मीन्स सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकली कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है किस साइड वाला, तो ये एक कार्बन वाला एल्किल समूह होगा और ये 2 कार्बन वाला एल्किल समूह होगा, है ना। एक ये बंधन यदि यहां से हम लोग काट करके इसको हटाए तो एक खाली बंधन है और 2 कार्बन है, बाकी का हाइड्रोजन लगा होगा नहीं, ठीक। तो ये 2 कार्बन वाला एल्किल समूह, 2 कार्बन वाला एल्केन होता है एथेन, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह होगा एथिल, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह एथिल, ठीक है। चलिए, 1 कार्बन वाला एल्किल समूह मेथिल। एथिल एक्चुअली में इंग्लिश में बात करें हम लोग तो इथाइल होता है और ये मिथाइल होता है, 1 कार्बन वाला। तो ई पहले की पहले एम, इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ई आता है, पहले एम, सब जानते हैं पहले ई आता है। तो ऊपर वाला काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा अल्फाबेटिकली, है ना। ऊपर वाला हमारा सही होगा, नीचे वाला गलत होगा, इसमें आरएपीडी लागू नहीं हुआ, फेल हो जाता है, ठीक है। और यदि ये भी अल्फाबेटिकली भी फेल हो जाता तब क्या करते हैं हम लोग, वो भी एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अभी हम लोग 2 नियम देखे, पहला पेरेंट चेन का चयन करना, दूसरा कार्बन परमाणुओं की गिनती। कार्बन परमाणुओं की गिनती के लिए ये हम लोग सीख रहे हैं कि पहले आरएपीडी सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएंगे, फिर अल्फाबेटिकली जाएंगे, यदि आरएपीडी फेल कर जाता है तब अल्फाबेटिकली जाएंगे, यदि अल्फाबेटिकली भी फेल, एक एग्जांपल लेते हैं उसमें भी, अल्फाबेटिकली भी यदि फेल कर जाता है तो हम लोग किसी भी साइड से काउंटिंग कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये अल्फाबेटिकली डिसाइड किए, ठीक है। ऐसे ही इसको सीखना है, ऐसे ही इसको लिखना है। चौथा देखिए, सी 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 सी, ठीक है, यहां पे दिए, यहां पे दिए। अब देखिए पेरेंट चेन ये है हमारा, सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला। काउंटिंग यदि करें 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है, 6 7, 3 पे और 5, 3 पे और 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे और 5, 3 पे और 5 पे, आरएपीडी फेल। अब अल्फाबेटिकली तो इधर से भी एक ही कार्बन का है मिथाइल, इधर से भी एक ही कार्बन वाला एल्किल समूह है मिथाइल या मेथिल कहिए, दोनों तरफ से मेथिल ही है, तो निश्चित रूप से आरएपीडी यहाँ क्या होगा, ओ सॉरी अल्फाबेटिकली भी फेल हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकली फेल तो किसी साइड से चले जाइए, ठीक है। काउंटिंग हमारा दोनों सही है, किसी साइड वाला भी काउंटिंग क्या रहेगा, कोई भी साइड से आप टू लेकर के चलिए, ठीक। अभी हम लोग इतना 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं बार बार, जब हम लोग कुछ नाम लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा तब यह अंक लिखने का जरूरत नहीं है, ये वर्क हम लोग मन में ही कर लेंगे, या जो वाला सही होगा जिस साइड वाला वही वाला डायरेक्ट लिखेंगे एक ही बार, ठीक है। चलिए हम लोग 2 पॉइंट देखे, शाखित श्रृंखला युक्त एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर, मान लीजिए ये इतना चीज हम लोग डिसाइड कर लिए, प्रतिस्थापियों का अंक निर्धारण करने के लिए किए थे हम लोग, स्थिति को निर्धारित करने के लिए कि कितने नंबर पे है। अब क्या करेंगे, तो तीसरा 2 नियम हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए, शाखित श्रृंखला वाले एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम लोगों ने 2 नियम देखा। पहला कि सर्वप्रथम पैतृक श्रृंखला का चयन करेंगे, दूसरा प्रतिस्थापियों के स्थान को निर्धारण करने के लिए पैतृक श्रृंखला में कितने नंबर कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी उपस्थित है, इस चीज को बताने के लिए हम लोग कार्बन परमाणुओं की काउंटिंग किए, गिनती किए पैतृक श्रृंखला में किसी एक छोर से, ठीक है ना। किस छोर से करेंगे ये पूरा डिटेल में हम लोग देखें। अब तीसरा पॉइंट, यदि हम पैतृक श्रृंखला का चयन कर लिए, कार्बन परमाणुओं की गिनती कर दिए, है ना, प्रतिस्थापियों के स्थान को निर्धारण करने के लिए, तो अब हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में नाम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग तीसरा नियम में लिखने जा रहे हैं।
सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों के नाम को अल्फाबेटिकली उनके अंकों के साथ लिखते हैं और अंत में पैतृक श्रृंखला का नाम एल्केन लिखते हैं। क्या तीसरा नियम, हम लोग अब नाम लिखेंगे, है ना, तो उसमें सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम को अल्फाबेटिकली लिखते हैं और प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन परमाणु पे जुड़ा है जो हम लोग गणना किए हैं, गिनती किए हैं, अंक दिए हैं प्रतिस्थापियों के स्थान को निर्धारण करने के लिए, उस अंक के साथ उस संख्या के साथ हम लोग प्रतिस्थापी के नाम को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, यदि तीनों हो तो पहले इथाइल आएगा, फिर मिथाइल आएगा और तब प्रोपाइल वाले को लिखेंगे। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसमें स्पष्ट होगा। चौथा, यदि मिथाइल 2 ठू है, मिथाइल 3 ठू है, तो उस केस में क्या 2 बार लिखेंगे मिथाइल मिथाइल, 3 बार लिखेंगे मिथाइल मिथाइल मिथाइल? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही प्रकार के प्रतिस्थापियों की संख्या 2, 3 या 4 हो तो उसके लिए डाई क्रमशः डाई ट्राई टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। यदि एक ही प्रकार के प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उसके लिए क्रमशः क्या, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। पांचवा और अंतिम, यदि प्रतिस्थापी पे प्रतिस्थापी आ जाए, प्रतिस्थापी खुद साखित हो, उसी स्थिति में उस प्रतिस्थापी के नाम को हम लोग छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। यदि प्रतिस्थापी भी साखित हो तो उसके नाम को छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। चलिए, हम लोग इस तरह से 5 नियम देखें। एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम लोग 5 नियम को पढ़े। सबसे पहला काम हमारा पैतृक श्रृंखला का चयन। जैसे ही पैतृक श्रृंखला का चयन करेंगे तो प्रतिस्थापी अपने आप अलग हो जाएगा। अब प्रतिस्थापियों के स्थान को निर्धारण करने के लिए पैतृक श्रृंखला के किसी एक छोर से कार्बन परमाणुओं की गिनती करते हैं। किस छोर से गिनती करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम देखे, आरएफपीडी अप्लाई करेंगे प्रतिस्थापी पे। यदि फेल कर जाता है तो अल्फाबेटिकली जाएंगे, यदि फेल कर जाता है तो किसी भी छोर से काउंटिंग करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी छोर से करिएगा तो एक ही तरह का नाम आएगा। ठीक। तीसरा, यदि इतना 2 काम कर लिए तो तीसरा काम हमारा प्रतिस्थापियों के नाम को सबसे पहले, नाम लिखना हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिस्थापियों के नाम को सबसे पहले लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं और उसके अंकों के साथ, कितने नंबर कार्बन पर है वो उसके साथ लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या, समान प्रतिस्थापियों की संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 ठू मिथाइल समूह तो डाई मिथाइल, 3 मिथाइल समूह ट्राई मिथाइल या ट्राई मेथिल। ठीक है। फिर
यदि प्रतिस्थापी भी शाखित हो, प्रतिस्थापी पे भी शाखा है, सीधी श्रृंखला में वो नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम लोग उसके नाम को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, जो भी उसका नाम लिखेंगे हम लोग उसको छोटे कोष्टक में रखते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। सबसे पहला शाखित एल्केन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सी 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 सी। बिल्कुल सिंपल, एकदम सरल लिए हैं शाखित एल्केन में, है ना। सबसे सरलतम जो होगा ये हमारा पीसी हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पहला स्टेप था हमारा कार्बन चयन करना। अब दूसरा स्टेप है कार्बन परमाणुओं की काउंटिंग। 1 2 3, 2 पे आया, 1 2 3, 2 पे आया। ठीक है, आरपीडी क्या है, फेल है। किसी भी साइड से जाते हैं तो प्रतिस्थापी सेम पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो फेल है। एक ही प्रतिस्थापी है तो अल्फाबेटिकली का कोई सवाल ही नहीं है। दो रहता तब हम कंपेयर करते कि पहले ई आता है, या जैसे इथाइल मिथाइल आता तो पहले ई आता है पहले एम, तो जिस साइड वाला पहले आता उस साइड से काउंटिंग करते। तो अल्फाबेटिकली का भी कोई सवाल नहीं है, तो किसी भी साइड से काउंटिंग इधर से रहने दीजिए। 2 पे मिथाइल है, एक कार्बन वाला एल्किल समूह है मेथिल। ठीक है, मेथिल भी लिखते हैं मिथाइल भी लिखते हैं, हम लोग मेथिल लिखेंगे। 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। सबसे पहले प्रतिस्थापी के नाम को लिखे और फिर पैट्रिक श्रृंखला के नाम को हम लोग क्या लिखे, प्रोपेन। 3 कार्बन वाला एल्केन क्या लिखे हैं, पैट्रिक श्रृंखला के नाम को एल्केन लिखते हैं। ठीक है, पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे अंकों के साथ। याद रखिएगा अंक और जो नाम है चाहे वो प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी ही होगा, उसके बीच में ये हाइफन देना कंपलसरी है। 2 अंक का प्रयोग करेंगे तो उस केस में डॉट कॉमा से अलग करना उसको कंपलसरी है। जैसे कि देखिए दूसरा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, सी 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 सी। चलिए, पैट्रिक श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला साफ स्पष्ट दिख रहा है, यही होगा। हम लोग खूब अच्छा से इस पे एग्जांपल ले चुके हैं। ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे इतना गैदरिंग नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। बस हम लोग समझ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा पीसी। ठीक, कार्बन परमाणुओं की गिनती, पैट्रिक श्रृंखला का चयन, दूसरा स्टेप कार्बन परमाणुओं की गिनती। इस छोर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ऊपर से अब कितना कितना नंबर पे है, 3 पे और 4 पे। नीचे वाला काउंटिंग 3 और 4। ऊपर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 पे पहला और फिर 4 पे दूसरा, 3 और 4। आरएफपीडी फेल हो रहा है, प्रतिस्थापी पे आरएफपीडी फेल हो रहा है क्योंकि किसी पॉइंट में डिफरेंस नहीं आया। दोनों तरफ से काउंटिंग किए, प्रतिस्थापियों का जो स्थान है, जो संख्या बताया है, उसमें किसी पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, एक जैसा आ गया, आइडेंटिकल आ गया। तो फिर अल्फाबेटिकली प्रयास करेंगे। इधर से जाते हैं तो पहले इथाइल आता है तब मिथाइल, उधर से आते हैं तो पहले मिथाइल आता है तब इथाइल। इथाइल वाला सही है, इथाइल पहले ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो इस साइड वाला काउंटिंग हमारा क्या होगा, इस साइड से पहले इथाइल आता है तो ये काउंटिंग हमारा क्या होगा, सही होगा। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, अल्फाबेटिकली। ठीक है, क्या नाम देंगे, अब हो गया, काउंटिंग भी हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट हमारा। अब नाम जब लिखते हैं तो क्या बताया कि सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों के नाम को अल्फाबेटिकली उनके अंकों के साथ लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल, और इथाइल कितने कौन से अंक मिला है इथाइल को, 3 एथिल। इथाइल भी लिख सकते हैं, एथिल भी लिखते हैं, एथिल ही लिखिए। और 4 मेथिल, 4 जैसे ही अंक आएगा तो दोनों तरफ हाइफन होगा, बीच में अंक आया तो 4 मेथिल। एक कार्बन वाला है मेथिल, 2 कार्बन वाला एथिल होगा, एल्किल समूह, ये एल्किल है। अब ये 6 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो 6 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हेक्स, एल्केन है तो एन जोड़ना है, हेक्सेन। एक ही में होगा हेक्सेन। क्लियर है, किस तरह से हम लोग आरएफपीडी लगाते हैं। चलिए और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग HW लेंगे और इस पर सवालों को बनाने का जो आईपीएससी नामकरण है, एल्केन के नाम को लिखने का प्रयास करेंगे।
तीसरा एग्जांपल CCC ये लिए इसका यूपीएससी नामकरण करना है तो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इधर तो आना नहीं है, 7 वाला हमारा दिख रहा है यही सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो ये प्रतिस्थापी हो गया, ये प्रति 2 कार्बन है, ये आप सीधा भी रख सकते थे इसको। ठीक, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह है और 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, मतलब 3 प्रतिस्थापी। पहला काम पैतृक श्रृंखला का चयन करना, जो कि हम लोग कर रहे हैं। अब दूसरा काम हमारा कार्बन परमाणुओं की गिनती, तो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 कितना कितना पे आया, 3 पे 4 पे 5 पे, 3 4 5। ठीक है, अब राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे 4 पे 5 पे, 3 4 5। अरे फिर इसमें भी फेल हो रहा है ना, कोई डिफरेंस वाला पॉइंट नहीं मिला। चलिए अब क्या करें, अल्फाबेटिकली जाएंगे। अल्फाबेटिकली जाने के लिए इधर से मिथाइल आया, तब इथाइल, फिर मिथाइल, MEM, ऊपर से मिथाइल, फिर ये चौथे नंबर पे इथाइल 2 कार्बन वाला, और फिर मिथाइल MEM। सेम ये भी फेल है ना, तब क्या करें, किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी साइड से काउंटिंग करते हैं, इसी को सही लेकर के, दोनों सही, इसी साइड से करेंगे तो नाम सेम आएगा। चलिए इसी साइड वाला काउंटिंग रखते हैं। अब लिखना जब है तो हो गया हमारा, काउंटिंग कर दिए, तो तीसरा स्टेप है हमारा प्रतिस्थापियों के नाम को सबसे पहले लिखना है, उसके अंकों के साथ अल्फाबेटिकली लिखना है। नेक्स्ट पैतृक श्रृंखला का नाम अंत में एल्केन लिखना है। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापियों को लिखना है, तो मिथाइल है 2 और एक क्या है हमारे पास, इथाइल है। तो 2 मिथाइल है तो मिथाइल 2 बार नहीं लिखना है, 3 मिथाइल और 5 मिथाइल नहीं लिखना है, 3 5 डाई मिथाइल लिखना है। और याद रहे कि डाई मिथाइल में डी आता है, तो उसको अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे, अल्फाबेट होगा हमारा M मिथाइल वाला। ठीक, जो ये हम डाई ट्राई जो अनुलग्न पूर्व लग्न जोड़ते हैं, उसको अल्फाबेट में काउंट, अल्फाबेट में कंसीडर नहीं किया जाता। पहले तो इथाइल आएगा, 4 नंबर पे है, 4 एथिल लिखेंगे उसको, 4 एथिल, और कितना कितना पे है, 4 पे और 3 पे और 5 पे, 3 5 डाई मेथिल, और 7 कार्बन वाले एल्केन को हेप्टेन बोलते हैं, हेप्टेन। क्लियर है। चलिए 4th नंबर एग्जांपल हो गया इसका। चलिए स्टूडेंट, इसका यूपीएससी नामकरण करना है। साफ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन है, सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला है ना। अब काउंटिंग, जब ये पीसी कंसीडर कर लिए तो क्या काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कितना पे आया, 3 पे और 5 पे, 3 नंबर और 5 नंबर, ऊपर से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे आया और 6 पे आया, 4 और 6। पहला ही पॉइंट में डिफरेंस आया, दूसरे का आगे वाले का चेक करना, आगे वाला डिफरेंस हो जाना हो नहीं कोई मतलब नहीं है, पहला पे डिफरेंस आ गया यहीं पे रुकेंगे, ये हमारा गलत है। पहला पे जो डिफरेंस आया जिसका कम है वो सही होता है, नीचे वाला सही, क्योंकि 3 क्या है, 4 से छोटा है। अब आइए, मतलब नीचे वाला काउंटिंग हमारा क्या है, करेक्ट, तो नीचे वाले काउंटिंग में अब हो गया, काउंटिंग भी हमारा हो गया। अब लिखना है तो प्रतिस्थापियों के नाम को लिखना है अंकों के साथ अल्फाबेटिकली। तो ये है 2 कार्बन वाला एल्किन एथिल, और ये है 1 कार्बन वाला एल्किन मेथिल। तो पहले एथिल होगा तीसरे नंबर पे, 3 एथिल, और 5 पे मेथिल है ना, और 8 कार्बन वाले एल्केन हो गया, प्रतिस्थापी का नाम कंप्लीट। अब 8 कार्बन वाले एल्केन, पैतृक श्रृंखला का नाम लिखना है एल्केन। 8 कार्बन वाले एल्केन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन, 8 कार्बन वाले एल्केन का नाम देते हैं ऑक्टेन। चलिए अब हम लोग ये जो 5वां पॉइंट लिखे थे शाखा पे शाखा को,
उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे लिखते हैं, है ना। 5वां नंबर सी। एक सिंपल सा लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और सी जोड़िए इसमें, चलिए यार इसको ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना रखने दीजिए, यही लेते हैं, ठीक है। पैतृक श्रृंखला सबसे लंबी कार्बन साधारण ये है ना, ये सबसे पहले पैतृक श्रृंखला का चयन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन आ रहा है। इधर भी बढ़ेंगे तो 7 ही, मतलब 8 कार्बन वाला जो सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला है वो हमारा क्या हो गया, पीसी। क्या हो गया, पीसी। अब आइए, अब ये हमारा 3 कार्बन वाला क्या है, एल्किल समूह है, लेकिन 3 कार्बन वाला एल्किल समूह देखे तो इसमें सीधी श्रृंखला नहीं है। ये बीच वाला कार्बन, ये एल्किल 3 कार्बन वाला एल्किल प्रोपिल तो होगा, लेकिन बीच वाले कार्बन जुड़ा है इस पैतृक श्रृंखला से। प्रोपिल में 3 कार्बन, बीच वाला कार्बन किससे जुड़ा है, यदि इसको ऐसे देखें तो 3 कार्बन की ये श्रृंखला है, लेकिन बीच वाला कार्बन पेरेंट चेन से पैतृक श्रृंखला से जुड़ा है। तो इसके लिए जो साधारण नाम होता है आइसोप्रोपिल, हम लोग एल्किल वाला जो बात कर रहे थे CH, यदि बीच वाले यहाँ CH3 तो ये आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल समूह बोलते हैं, ये इसका साधारण नाम हो। लेकिन IUPAC सिस्टम में कुछ साधारण नाम का प्रयोग यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा है इस पद्धति में कहा गया कि कुछ जो साधारण नाम है जो सटीक है, आसानी से याद रह सकता है, उसका प्रयोग आप IUPAC सिस्टम में कर सकते हैं। तो आइसोप्रोपिल भी यहाँ हम लोग इसके बदले में लिख सकते हैं। यही समूह है 3 कार्बन वाला, CH3 और ये CH, यहीं पे CH3 CH2 और CH3। यदि ये समूह होता, मतलब पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा होता इस तरह का, इसको सिंपली हम लोग नॉर्मल प्रोपिल या प्रोपिल कहेंगे, ठीक है। आइए अब तो आइसोप्रोपिल का प्रयोग करें, कंटिन्यू यदि देखें 1 2 3 4 नंबर पे है, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे है, तो इस साइड वाला 4 वाला सही है, एक ही प्रतिस्थापी है तो 4 वाला सही, इधर से कम अंक मिले इसको, ठीक, कम अंक वाला लेते हैं तो 4 वाला सही, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 वाला काउंटिंग सही है। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 4 आइसोप्रोपिल और ऑक्टेन, 4 आइसोप्रोपिल और ऑक्टेन। लेकिन यहां तो हम कहें कि शाखा में शाखा है ना, ये आइसोप्रोपिल हम लोग इसका नाम लिख दिए नहीं, लेकिन यदि इसको शाखा में शाखा मानते हैं, क्या लेकर चलते हैं, वैसे प्रोपिल के केस में इतना ही रहता है ना, हम लोग आइसोप्रोपिल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए, इसमें शाखित नहीं, एक और यदि रहता है ना, नीचे एक और कार्बन यदि देते हम लोग तो उस केस में लंबी श्रृंखला ये आ जाता है ना, 8 वाला हो जाता, बस इसका नाम यही रहेगा। इसके बदले में हम लोग आइसोप्रोपिल, मतलब आइसोप्रोपिल, नियोब्यूटिल, इस सब का कुछ जो होता है एल्किल समूह, उसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट जो का त्यों कर लेते हैं, है ना। यदि एक कार्बन और इस साइड यदि ऐसे बढ़ जाता तो ये हो जाता नियोब्यूटिल हो जाता समूह, ठीक है। तो IUPAC सिस्टम में आइसोप्रोपिल रख लिया गया है। ये हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लिए जिसमें शाखा में शाखा वाला स्पष्ट नहीं हो पाया। वैसे जो आपको HW देने जा रहे हैं उसमें हम ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको शाखा में शाखा होगा, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। वीडियो पहले से काफी लंबा हो चुका है, आप HW आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, आपको कुछ HW दिया जा रहा है ना। IUPAC नामकरण एल्केन के हम लोग
पूर्ण रूप से सीख चुके हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए दे रहे हैं हम 10 क्वेश्चन है एल्केन के, आपको संरचना दे दिए और इन एल्केन्स का आपको IUPAC नाम लिख करके देना, ठीक है। HW है स्टूडेंट आपका, हम 10 एल्केन्स का संरचना दिए हैं, आपको इन 10 एल्केन का IUPAC नामकरण लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जल्द से जल्द सेंड करना है। देखते हैं कि कौन सबसे पहले बना करके भेजता है, ठीक है। चलिए, ये है आपका 10 संरचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से बनाना है, जो भी कुछ बताए हैं उसी से बनेगा, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगने जा रहा है, ठीक। और एल्केन के IUPAC नामकरण के लिए सारी चीजें, जो एलिफैटिक होता है, पुलिस श्रृंखला वाला होता है एल्केन, उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, यदि एलिफैटिक होगा तो इसी से बनेगा, जितना हम लोग स्टडी किया। इसको आप बना करके भेजें और जल्द से जल्द देखना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन बना करके भेजता है, ठीक। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।